चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में स्टेडी स्टेट इक्वेशन। अच्छा, स्टेडी स्टेडी का मतलब क्या था, याद है कि नहीं किसी को? स्टेडी किसको बोलते हैं? जो समय के साथ चेंज नहीं करता हो सर, हाँ उसको हाँ, मतलब जिसका प्रॉपर्टी सिस्टम का टाइम प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट टाइम के साथ चेंज है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट। इसका फॉर्मूला क्या आया था, देखिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये था ना फॉर्मूला, ये तो क्लियर है। यस सर। चलिए, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या अलग अलग डिवाइस के बारे में पढ़े थे कि नहीं? पहला पढ़े थे हम लोग नोजल, याद है कि नहीं? यस नोजल, सर। नोजल में क्या क्या एजम्पशन था, किसी किसी को याद है कि नहीं? एजम्पशन मतलब जैसे आइडियल केस में क्या लेते थे हम लोग, क्यू ट्रांसफर जीरो लेते थे, जीरो। चेंज इन जेड जीरो हो जाता था, मतलब चेंज इन हाइट पोटेंस, ठीक है, यस, ये हाइट जीरो हो सेम हो जाता जाता था, था। ठीक है। फिर वर्क डन जीरो हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या बनता था फाइनल में फॉर्मूला, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस टू सी में टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई 2। क्लियर है कि नहीं ये वाला चीज? देखिए, ये जीरो हो जाता था, 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 और क्या इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो जाता था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम होता था। नोजल का क्या काम होता है, किसी को पता है? यस, वेलोसिटी इंक्रीज करना। हाँ, तो वेलोसिटी इंक्रीज करना था। जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता था, बहुत इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम होता था, इसलिए हम यस सर, लोग फाइनल C1 को, कंपैरिजन में बहुत कम। हाँ, तो इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे, तो नेग्लेक्ट करके ये फॉर्मूला बनता था, ठीक है, क्लियर। फिर सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे, डिफ्यूजर पढ़े थे, ठीक है। यस सर। डिफ्यूजर का क्या काम होता था, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा सर, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी डिक्रीज करता था। उसमें फॉर्मूला क्या होता था, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2, ठीक है, क्लियर है। यस सर। इसका जो एजम्पशन था सेम होता था इसके जैसा इसका होता था, ठीक है, बस इसमें C2 जीरो हो जाता था। इसमें सर फाइनल से जीरो होता हाँ, है C2 जीरो हो वेलोसिटी। जाता था। ठीक है, अब आते थे टरबाइन। टरबाइन का क्या काम होता था, वर्क आउटपुट देना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एजम्पशन जीरो होता था, Q जीरो होता था, H1 इक्वल टू H2 होता है इसमें। हाँ, जेड मतलब डेल्टा जेड जीरो, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर आपका क्या था, वेलोसिटी इनिशियल जीरो, वेलोसिटी फाइनल सेम फाइनल होता जीरो था, फाइनल जीरो से। जब इसमें हम पुट करते थे तो क्या आता था, H1 इज इक्वल टू इक्वल H2। टू H2 प्लस वर्क आता था कि नहीं? इससे हम वर्क निकालते थे ना, टरबाइन क्या देता, यस वर्क यस। आउटपुट, तो H1 माइनस H2 ये हो जाता था। और इसमें वर्क का क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता था, क्योंकि वर्क किया जाता था। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और चलिए अब आते हैं फोर्थ वाला में। अब इसी पेज में लिखने का कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फोर्थ हम लोग का क्या था, फोर्थ हम लोग पढ़े थे कंप्रेसर या पंप, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम, वर्क इनपुट करते थे कि नहीं, वर्क देते थे ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ वर्क देंगे तभी तो ऊपर जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं वाला चीज, कंप्रेसर पंप क्या होता था, इसमें वर्क इनपुट देना पड़ता था, यस टरबाइन सर। में वर्क मिलता था, जस्ट ऑपोजिट है, टरबाइन का ऑपोजिट, जितना उसमें एजम्पशन था सेम एजम्पशन इसमें। इसका फाइनल क्या होता था, H1 इज इक्वल टू H2 माइनस W होता था, क्योंकि इसमें वर्क नेगेटिव हो जाता था। ये क्लियर है कि नहीं, नेगेटिव कैसे हुए, वर्क क्या हो जाता था, H2 माइनस H1, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? इसका जरूरत पड़े थे बॉयलर। बॉयलर क्या काम करता था, हीट सप्लाई देता था, ठीक है, तो इसमें हीट हम लोग निकालते थे। तो इसमें एजम्पशन क्या होता था, इसमें एजम्पशन कुछ नहीं, इसमें वर्क आउटपुट नहीं मिलता था, और बाकी सब एजम्पशन सेम। इसमें क्या होता था,
H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2। ठीक है, ऐसे हम लोग को क्या फाइंड करना है कि कितना हम लोग हीट दिए हैं, हो जाता था H2 माइनस H1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं वाला चीज। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस। इसका कोई इक्वेशन बता सकता है? इसका एक इक्वेशन था, हम बोले कि याद कर लेने। थ्रॉटलिंग का इक्वेशन पता है किसी को? क्या था? H1 हाँ, H1 इज इक्वल टू H। ठीक है, हम बताए थे ये एक डिवाइस है जो रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। ये हम लोग जब रेफ्रिजरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर ही थ्रॉटलिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग पढ़ लिए थे स्टेडी, अब हम लोग आएंगे अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब क्या होगा, तो बता सकते हैं? तो टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एकदम सही। मतलब सेम चीज है, बता टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम पे डिपेंड कैसे करेगा? देख, मान लीजिए मास यहाँ पे 10 kg पर सेकेंड से एंट्री कर रहा था, मगर जब मास यहाँ से निकला, मान लीजिए 8 kg पर सेकेंड से बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्यूमुलेट होते गया कि नहीं गया? यहाँ पे भरते रहा होगा। यदि जितना आता उतना निकल जाता तो ये तो खाली रहता, जितना यहाँ से आता उतना निकल जाता तो इसमें कुछ नहीं रहता। अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 kg पर सेकेंड से यहाँ पे ये इसको स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड में 2 kg आपका जो भी वाटर या कोई फ्लूइड बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट सेकेंड में कितना आ जाएगा? 4 kg। ये क्लियर है कि नहीं ये सब चीज? तो हर एक सेकेंड में ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तब इसका एनालिसिस करेंगे, तो इसका एनालिसिस क्या सेम है? देखिए, इसका एनालिसिस करने वालों को दो चीज को देखना पड़ेगा, मास कंजर्वेशन। ठीक है, मास कंजर्वेशन, और दूसरा इक्वेशन होगा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मास कंजर्वेशन फॉर्मूला लगाएंगे। मास तो कंजर्व रहता है कहीं पर भी। ठीक है, देखिए मास कंजर्वेशन कैसे होगा? चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? देखिए कैसे होगा? मास ऑफ इनलेट माइनस मास ऑफ एग्जिट। ये समझ में आई? ये कैसे हो रहा है? ये क्या चीज है बताइए? ये क्या चीज है? देखिए, ये क्या था? देखिए सेम पेज में इसको हम MI मान लिए, मास एट इनलेट, और ये मास एट एग्जिट। तो यहाँ पे ये 2 kg कैसे आया? मास ऑफ इनलेट माइनस मास ऑफ एग्जिट के तो आया कि नहीं ये वैल्यू? यस। तो देखिए वही इक्वेशन यहाँ पे लिखे है कि नहीं? देखिए सेम चीज है कि नहीं? जो अंदर जितना एक्यूमुलेट हो रहा है वो कैसे रेट पे हो रहा है? जितना इनलेट पे हुआ माइनस जितना आउटलेट पे हुआ। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए? ये इक्वेशन कैसे आया? यस, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। इसको पहला इक्वेशन मानते हैं और देखिए आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं? देखिए, चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैसे कैसे होगा? देखिए हम लोग पढ़े थे क्या? चेंज इन रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या देखिए, मास एट इनलेट, आपका क्या वहां पे जो आपका एनर्जी क्या क्या है हम लोग पढ़े थे? इनलेट पे क्या क्या एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी था, प्लस हीट था। इसको क्या माइनस कर देंगे आउटलेट वाला एनर्जी से, तो चेंज एनर्जी पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जैसे ये कैसे किए, इनलेट पे जो था माइनस आउटलेट पे, एनर्जी पर यदि निकालना कंजर्व तो क्या होगा? इनलेट पे जितना एनर्जी, ये क्या है? इनलेट एनर्जी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए? फिर देखिए मास एट एग्जिट, इसको क्या लिखेंगे? एनर्जी एट एग्जिट, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट प्लस W। ठीक है, ये देखिए ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए ये क्या है? आउटलेट एनर्जी। ये चीज समझ में आ रही है? ये कैसे है? ये इक्वेशन कैसे बना? टेबल में 2 इक्वेशन। ये वाला क्लियर है कि नहीं ये बताइए? ये कैसे हो रहा है? सेम चीज, जैसे मास कैसे है, जो इनलेट पे जितना मास था। हाँ ठीक है, चलिएगा फिर से हम लोग को अंदर का निकालना एनर्जी के अंदर में क्या है। इसमें क्या करते थे? ये एग्जिट है, ये इनलेट। पहले जब मास कंजर्वेशन लगा तो अंदर निकालने के लिए क्या किए? इनलेट माइनस एग्जिट ये कि नहीं किए? तो अंदर का निकल गया कि नहीं कितना मास था? ये क्लियर है कि नहीं? ये पहला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं?
ये इक्वेशन कैसा है? जैसे हम अभी ने डिस्कस की थी 10 kg/s से अंदर आ रहा है और 8 kg/s से बाहर जा रहा है, तो अंदर कितना होता है? 2 kg/s से एक्यूमुलेट हो रहा है। ये देखिए ये वही हुआ ना, यदि हम इनलेट से फाइनल को माइनस कर देंगे तो देखिए ये वैल्यू दिया कि नहीं, ये बताइए, बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए जरा। यस सर। ठीक है, अब एनर्जी में भी क्या होगा, एनर्जी में भी हमको अंदर का देखना है कि कितना एनर्जी है, तो क्या करेंगे, जो इनलेट में जितना एनर्जी था उसको फाइनल से कितना एनर्जी था उससे माइनस कर दिए। सेम चीज है, देखिए यही सेम चीज है, बस इसमें अब एनर्जी का टर्म ले लीजिए। क्या क्या एनर्जी था जो हम लोग पढ़े थे स्टडी में? इंथैल्पी था, काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, हीट था, ये सब था ना, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे स्टडी में? ठीक, अब उसको क्या किया, देखिए एक्सिस से माइनस कर दिए सबको, ये निकल गया, इसको बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, देखिए अब आगे चलते आप क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को, जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो अब देखिए एनर्जी क्या आता है, एनर्जी टोटल क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, फिर इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यू से डिफाइन करते थे, हम लोग क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो अब एनर्जी जो हुआ ये बन गया आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब एनर्जी का जितना टर्म होगा वो इंटरनल एनर्जी के टर्म से लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला था आपका, अब क्या जो ये फॉर्मूला था, जब जब ऊपर लिखे हैं ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें डी ई बाई जो डी टी लिखे हैं, अब ई के जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि क्या हुआ एनर्जी को हम लोग आप इंटरनल एनर्जी के टर्म क्योंकि सब नेग्लेक्ट कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर दिए, काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट कर दिए, फिर बचा इंटरनल एनर्जी का, अब ई के जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी का हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी से अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, कैसे रहते हैं, बस वो इक्वेशन जब ऊपर लिखे वहां पे क्या कर देंगे, डी यू बाई डी ई के जगह पे डी यू बाई डी टी लिख देंगे, तो देखिए सेम चीज जो हम लोग किए थे, वहां से टिल्डे सेल्सियस टिल्डे प्लस क्यू माइनस, ये हो गया आपका, ये इक्वेशन आ गया, तो थर्ड इक्वेशन पर ये कब आया, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज किए, जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट कर दिए तो ये क्या होगा, ये सब जो टर्म था आपका, ये काइनेटिक एनर्जी जो हम अभी निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यदि नेग्लेक्ट चेंज मतलब नेग्लेक्ट कर लिए तो, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, तो फिर अब ये सिंप्लीफाई होके, क्योंकि हम हर चीज को सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जाएंगे, अब क्या होगा, अब इसको हम लोग देखिए, अब इसको हम लोग आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे होगा, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जाते थे ना, u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, पता है कि नहीं, ये बताइए। कि पहला डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन एच आई, ठीक है, प्लस एच आई, फिर वहां से इनलेट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, प्लस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तो माइनस है सब कुछ, क्या करेंगे, इसमें भी सेम डी एच बाई डी टी माइनस, यहाँ तो प्लस हो जाएगा एच टी प्लस डी एम टी बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, डी बाई डी टी इंटू एच आई प्लस एच आई डी एम बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी, और देखिए इसको बाहर निकाले तो माइनस हो जाएगा, डी एच टी बाई डी टी माइनस एच
बाई डी एम ई बाई डी टी माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये किससे इक्वल हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। यही चीज हम यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये कैसे आया बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा नेट ही चला गया सर, कुछ समझ में नहीं आया हमको। अच्छा चलिए, तो क्या किया जाए, चलिए तो ऊपर जाके रस्ते से डिवाइड कर। यस सर प्लीज। देखिए ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया था कि नहीं आया था, ये बताइए। सर ठीक है, फिर क्या कि एनर्जी कंजर्वेशन के उसमें क्या कि सबको जो जो हम स्टेडी स्टेट में लिखे थे, तो इनको क्या कि इनलेट एनर्जी माइनस आउटलेट एनर्जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्या हुआ, क्या किया हम लोग, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट किए, जो अभी हम लोग टरबाइन वरबाइन में करते रहते थे स्टेडी स्टेट में सिंप्लीफाई करने के लिए। ये क्या हुआ, ये सब टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है ना, ये सब जीरो हो गया। अब क्या हुआ, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है, जो हम लोग बार बार पढ़ते देखते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी। और हम लोग अभी जो किए क्या किए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिए, जो नेग्लेक्ट कर दिए, क्या हुआ, सब जीरो हो गया। तो एनर्जी था वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप क्या किए देखिए, ये जो इंटरनल एनर्जी था, ये एनर्जी जो था इसका क्या किया हम लोग, du बाई डी टी लिखने लगे। ये कैसे लिखे पता चल रहा है? du बाई डी टी कैसे लिखे, क्योंकि अब एनर्जी किसके इक्वल हो गया, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। एनर्जी का देखिए, एनर्जी समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और भी एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऐसे करके बहुत सारी एनर्जी। मगर हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स को क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया, ये सब तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब एनर्जी किसके इक्वल हो गया, इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया। अब क्या किया, ई के टर्म में इंटरनल एनर्जी डाल दिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं? और देखिए सेम ये जो इक्वेशन था, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर दिया। ये बन गया कि नहीं बन गया ये इक्वेशन? ये देखिए, ये दिख रहा है यस सर। आपको? ये क्लियर है कि नहीं आता है? हाँ यस देखिए ये सर। ठीक है। अब देखिए, अब क्या किए, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट करते हैं ना, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड। यस सर। ठीक है, तो क्या किया, देखिए एम आई इंटू डी एच आई बाई डी टी। ठीक है, फिर एच आई प्लस डी एम आई बाई डी टी प्लस डी क्यू बाई डी टी, फिर माइनस वाला इसको भी सेम कर दिए। ये क्लियर है कि नहीं, ये वाला चीज, ये यस वाला सर। चीज क्लियर? ठीक है, फिर हम लोग नीचे है, देखिए नीचे आए तो क्या हुआ, देखिए एम आई प्लस डी एच आई, बस इसी को रीअरेंज कर दिए, माइनस को सबको बाहर निकाल दिए। ये क्लियर है कि नहीं? ऊपर ही वाला इक्वेशन है, बस इसको हाँ क्या थे, जो ब्रैकेट के अंदर था। अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देखिए नेग्लेक्ट वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, बोल रहा है ये जो डी एच आई बाई डी टी जो लिखा है ना, ये देखिए एंथैल्पी का वेरिएशन को हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो एजम्पशन है, देखिए एजम्पशन बहुत जरूरी है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है सबसे शुरू वाला इक्वेशन, उसी में मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लेके चलते रहिए, नहीं है तो सबको नेग्लेक्ट करते रहिए। तो वही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी एट इनलेट एंड आउटलेट, मतलब क्या हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेरिएशन इंथैल्पी का जो वेरिएशन है टाइम के साथ हम नेग्लेक्ट करें, तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए ये जो है डी एम बाई डी टी जीरो हो जाएगा कि नहीं, इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एच आई का जो टाइम के साथ है वो आपका जीरो होते जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये जीरो हो गया, तो आप देखिए और सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया, यही सिंप्लीफाई होके यू बाई डी टी ये बन गया एम आई बाई एच आई प्लस डी क्यू बाई डी टी माइनस एम ई बाई एच ई माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये कैसे आया?
ये वाला चीज कैसे है, देखिए इसको नेग्लेक्ट कर दी, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दी। हम लोग क्या वेरिएशन, इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ नेग्लेक्ट कर लिया। तो देखिए इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ ये 0 हो गया, इंथैल्पी का वेरिएशन टाइम के साथ ये 0 हो गया। तो बचा ये वाला इक्वेशन आपका, ठीक है। इसको लिखेंगे 4 इक्वेशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर तो DME कहाँ गया, DME बाई dt? देखिए क्या होगा, देखिए टाइम के साथ क्या, देखिए डीएमई है ना, इसको क्या किया हम, देखिए एम डॉट लिख दिया यहाँ पे, ये मेरे से छूट गया था। इसको आप डीएमई बाई डी भी लिख सकते हैं या एम डॉट। एम डॉट का मतलब क्या होता है, डीएम बाई डी। समझ रहे हैं ये क्या चीज है? यस सर। ये वही चीज है, बस हम इसको क्या किए, डीएम बाई डी को नहीं लिखने के लिए क्या कर दिए, एम डॉट लिख दिए, ठीक है। या फिर आप लोग देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, एक सेकंड। इसका जो पहले था उसको सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी टी इक्वल टू डी एम आई बाई डी टी इंटू एच आई प्लस डी क्यू बाई डी टी माइनस डी एम एक्सिस बाई डी टी बाई एच टी माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब सही है कि नहीं? अब कोई यस दिक्कत? सर। ठीक है ना। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एम डॉट लिखते हैं, ठीक है। इसको एम डॉट को क्या बोलते हैं, मास को जब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते तो एम डॉट बोलते हैं। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, जो दोनों में से जो आपको सही लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका अनस्टेडी स्टेट इक्वेशन का ये फाइनल इक्वेशन, ठीक है। बस इतने डेरिवेशन। देखिए आप लोगों का तो हमको नहीं लगता ये एग्जाम में इतना पूछा है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है कि नहीं। हम लोग तो देखिए मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है रियल लाइफ में। अब ऐसा कोई चीज देखे हैं जो टाइम के साथ चेंज करता है? रियल लाइफ में तो यही सिचुएशन चलता है। आइडियल में हम लोग स्टडी करते हैं ना, टाइम के साथ चेंज होता है। मान लीजिए हम टैंक है, टैंक में हम लिक्विड भर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पाइप कनेक्टेड है, मान लीजिए लिक्विड भर रहे हैं, यहाँ से पाइप कनेक्टेड है। तो क्या होता है, पानी हमेशा एक जैसा तो नहीं बहता है, कभी ज्यादा कभी कम। सेम बाहर भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम निकलता है। तो ये कौन सा स्टेट होता है, इसको बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कि रियल लाइफ सिचुएशन में अनस्टेडी स्टेट ही चलता है। वो तो हम लोग स्टडी पढ़े थे, जो मतलब आइडियल केस में। देखिए यही सेम चीजें आपको हम पढ़ा देते हैं। आपको देखिए अनस्टेडी हम लोग पढ़े थे, देखिए अनस्टेडी अभी हम लोग पूरा कर लिए। एक बार आप लोग देखिए नोट से देख लीजिएगा, बाकी तो हम करवा ही दिए आप लोगों को, ठीक है। देखिए अनस्टेडी क्या है, प्रॉपर्टीज दैट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो वेरी करता था। देखिए सेम इसमें दो चीज हम यूज करते हैं, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दो इक्वेशन उससे बनाए। देखिए सेम चीजें जो हम बताएं, सब नेग्लेक्ट करके ये करते करते ये फाइनल यहाँ पे आया। देखिए है, देखिए फाइनल इक्वेशन आपका बना, यही था ना जो अभी हम लोग निकाले। ये आ रहा यस था सर। कि नहीं आ यस रहा सर। था? ठीक है यस सर। चलिए, देखिए ये इक्वेशन अभी आया था। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ टैंक। इसका मतलब क्या था, टैंक है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड सप्लाई करना, और डिस्चार्जिंग का मतलब होता है इससे लेना, ठीक है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक में क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल है। फिर बॉटल फिलिंग प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए आप घर में बॉटल भर रहे हैं, ठीक है। तो कभी नल कभी देखते हैं, जब स्टार्ट करते तो पूरा फ्लो से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको पानी भरना बॉटल में, तो क्या करते हैं, पूरा फ्लो कर देते हैं। मगर जब देखते हैं कि आप बोतल भरने वाला, तो क्या करते हैं, उसको धीमा करते हैं कि नहीं नल को, ये बताइए। कि आपको गिर जाएगा यस ज्यादा, यस सर। तो क्या करते हैं, तो क्या होता है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं पानी का फ्लो। कभी शुरू कर में रहा है ज्यादा सर। फ्लो था और बाद में कम था, तो उसको बोलेंगे बॉटल फिलिंग फ्लो। क्लियर है कि नहीं? देखिए थोड़ा टफ है, मगर ये बस डेरिवेशन ही आएगा नहीं ज्यादा एग्जाम में, हमको लगता है। मगर देखिए आप लोग का टॉपिक में था यहाँ, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। देखिए स्टेडी फ्लो हम लोग कल पढ़ लिए, डिवाइस ऑफ एनर्जी बैलेंस फॉर अनस्टेडी फ्लो। दिख रहा है ना अनस्टेडी फ्लो है कि नहीं? देखिए स्टेडी फ्लो पढ़े, यस सर। अनस्टेडी, यस ठीक सर। है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी हम लोग पढ़ते आएंगे। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा किसी को फर्स्ट लॉ याद है क्या होता है, कोई बता सकता है फर्स्ट लॉ क्या होता है? अभी सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं तो पहले तो फर्स्ट लॉ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्या था फर्स्ट लॉ, कोई बता सकता है? Yes, sir. Energy not be created, not be destroyed. हाँ सही बात और है। cyclic integration of dq equal to cyclic integration of dw. ठीक है, एक एनर्जी कंजर्वेशन
ठीक है, और दूसरा है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू अब क्लोज सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट टर्म हम क्या लिखे, एनर्जी कंजर्वेशन बताया और ये बता रहे हैं, दो चीज हम लोग इससे डिस्कस। मगर एक चीज देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन में आपको डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग क्या जाते हैं, हीट कैसे फ्लो करते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं। हीट कैसे फ्लो Yes, करता है, या हाई टेम्परेचर होता है और जो लो टेम्परेचर होता है, ये दोनों के डिफरेंस के कारण फ्लो करता है ना, ये तो क्लियर है। ठीक है, मगर देखिए जब फर्स्ट लॉ बना था ना, तो फर्स्ट लॉ की बताया था कि एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक बॉक्स है आपके पास, इसमें 20 किलो जूल एनर्जी है। ठीक है, तो क्या मान लीजिए आप इसका वर्क निकालिए। ठीक है, मान लीजिए 18 kg वर्क किया, तो 2 kg कहाँ पे चला गया, किसी को पता है किलो जूल। मान लीजिए 20 किलो जूल था हीट मेरे पास, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन में गया कि नहीं गया, लॉस हुआ कि नहीं, yes, इसको बोलते लॉस। ठीक है, ये हो गया वर्क में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या पता चला, एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ये क्या बोला कि 20 किलो जूल है, फर्स्ट ये बोला आपको कि 20 किलो जूल एनर्जी है आपके पास, तो हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगा, 20 किलो जूल ही रहेगा, बस क्या फॉर्म बदलते जाएगा। ये फॉर्म चेंज होता है। तो ये क्या हुआ, दो फॉर्म में चेंज हो गया, एक वर्क में, ठीक है, और एक फ्रिक्शन में लॉस होके। क्लियर है कि नहीं ये चीज। फर्स्ट लो यही बताया आपको, मगर फर्स्ट लो ये नहीं बताया कि ये हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग को, ये तो देखिए, ये तो फिर क्या हुआ, हम लोग को पता चल गया अभी तक नॉर्मल लाइफ में हम लोग को पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मगर जब फर्स्ट लॉ डिफाइन किया गया था, तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन बताया था, वो ये नहीं बता था कि डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, कि लो टेम्परेचर से फ्लो करता है कि हाई टेम्परेचर से फ्लो करता है, तब ये बता दिया कि एनर्जी कंजर्व रहता है। यदि आपके पास 20 किलो जूल एनर्जी है, तो वो वर्क और किसी न किसी चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। मतलब लॉस होगा 20 किलो जूल, कभी भी 20 किलो जूल ही रहेगा टोटल फाइनल में, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। मगर ये लॉ कभी ये नहीं बता पाया कि डायरेक्शन क्या होगा। तो सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ यही बता, फिर सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ देखा कि अरे भाई ये सब तो ठीक है, मगर ये तो पता ही नहीं चल रहा कि ये डायरेक्शन क्या फॉलो करेगा, कोई प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं। ये सिर्फ सेकेंड लॉ है, इसको दूर करने के लिए। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ और डायरेक्शन लॉ, और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये तीन नाम है इसके। ठीक है, ये यहाँ से अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं, जो हम बताए कि फर्स्ट लॉ क्या है, Yes, sir. सेकेंड लॉ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें वही बता रहे थे, फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तो बताता था कि एनर्जी कंजर्व। ठीक है, कोई ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द पॉसिबल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बताता। फिजिबिलिटी का मतलब क्या था कि कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकेंड लो, ये फर्स्ट लो बताता था कि एनर्जी तो कंजर्व है, मगर ये नहीं बताता था कि कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं, उसका डायरेक्शन क्या है। इसी इसको डायरेक्शन लो बोलते हैं, लेकिन इसका नाम और एक है डायरेक्शन लो, ये डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोपी का एक कंसेप्ट। तो ये क्या किया, सेकेंड लॉ क्या बताया, पॉसिबल एनर्जी कंजर्वेशन, डायरेक्शन इसका। एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लोग पढ़ ली फर्स्ट लॉ से, मगर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए बताया गया सेकेंड लॉ। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है ना, Yes, कुछ sir. कुछ तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे जाते हैं। देखिए सेकेंड लॉ और एक चीज बताइए। ठीक है, सेकेंड लॉ दो चीज और एक बताता है इसमें, एक होता है लो ग्रेड एनर्जी और एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी। नाम से कुछ पता चल रहा है, लो हाई ग्रेड, ग्रेड समझते हैं ना, ग्रेड क्या होता है, लो ग्रेड क्या होता है, निचला जिसको बोलते हैं, हाई मतलब क्या ऊंचा। ठीक है, या फिर आप क्या हो सकता है होता है, जैसे हम लोग ना बोलते हैं लो ग्रेड वाला आदमी है, हाई ग्रेड वाला आदमी है, ये बोलते हैं कि बहुत नीचे आदमी है, नीचे आदमी यस है, सर। बोलते हैं ना। तो देखिए यही दो चीज देखिए, सेकेंड लो ये बताया कि जो हीट होता है ना, उसको बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, और जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है। चलिए आप लोगों को तो नहीं पता, अगर हम बताते हैं। ठीक है, देखिए लो ग्रेड, देखिए हम लोग को रियल लाइफ में, जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में हम लोग को क्या चीज़ का जरूरी है,
जैसे वर्क ज्यादा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि हीट ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ये बताइए। जैसे हम लोग के घर में क्या पंखा चल रहा है, वर्क देखिए, वर्क हम लोग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया, हाई ग्रेड के नाम से डेजिग्नेट कर दिया। मतलब ये एनर्जी जिसके पास है वो एकदम टॉप क्लास आदमी है, ठीक है। मगर आप देखिए, तो ये सेकेंड लॉ ये बताया कि जो हीट को, अभी हम लोग पढ़े ना, हीट को क्या हम लोग पूरे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं 100%, ये बताइए। नहीं, कोई लॉस हो जाता है। इसलिए देखिए, ये भी एक कारण है कि हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ, ये पूरे अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाए। मगर और एक चीज याद रखिएगा, जो वर्क है, वर्क से ना हम लोग हीट को 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, हीट को हम लोग 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मगर वर्क को जो है ना, वो हम लोग 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मगर देखिए रियल, कैसे सर? देखिए ये आइडियल सिचुएशन बताइए। देखिए यही हम बोल रहे थे, कैसे हमको पता था, डाउट आएगा आप लोग, ये आइडियल कंडीशन है। वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसलिए वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी। अब देखिए कैसे, आप लोगों को तो लग रहा था हीट को तो हम लोग वर्क में कन्वर्ट करें तो लॉस हो रहा है, तो वर्क को भी हीट में जब कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, तो भी लॉस होता है। मगर आइडियल कंडीशन में ये क्या होगा, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए, देखिए ये रियल लाइफ नहीं, मगर क्या है कि आप जैसे मान लीजिए टरबाइन है, सर तो चार्ज भी तो सर अगर आइडियल कंडीशन ले सर तो हीट भी तो वर्क में जा सकता नहीं है। कभी नहीं। देखिए हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे 500 kg स्टीम आया, ठीक है। स्टीम क्या हीट के थ्रू आ रहा है ना, स्टीम में तो हीट है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ, 500 है, मगर देखिए आउटपुट मान लीजिए निकला 300, ठीक है। तो क्या बीच में कहीं लॉस हो गया होगा, मान लीजिए एटमोसफेयर में चल गया 2 kg हीट, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, ये कैसे 300 kg है। मगर देखिए क्या हुआ, तो हीट का देखिए, हीट का वैल्यू हमेशा वर्क से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है आप लोगों को। जी जो हीट Yes, sir. इनिशियल था, ये हमेशा ज्यादा हुआ फाइनल जब वर्क से। अब यही से कि मान लीजिए हम लोग वर्क से हीट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कि अब जो हीट हम लोग को मिलेगा तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 300 किलो जूल मिल सकता है कि नहीं। यदि हम लोग चाहते हैं कि चलिए अब वर्क से हम लोग वापस हीट में जाए, ठीक है, यस सर। मैक्सिमम हम बता रहे 300 किलो जूल मिल सकता है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग ऐसा बोला कि देखिए वर्क क्योंकि अपने आप में कम वैल्यू है हीट से, तो क्या बोला साइंटिस्ट की, अब जो वर्क है इसको हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल केस में। कैसे, मान लीजिए जैसे ये टरबाइन है, सब आइडियल केस। मगर देखिए आइडियल केस में कभी भी हम लोग हीट को ना कुछ भी कर लीजिए आप लोग, तो इसको वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे कर सकते, देखिए मान लीजिए इंसुलेशन कर दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बियरिंग वेयरिंग लगा हुआ, पूरा फ्रिक्शन लेस बियरिंग है, तो क्या मान लीजिए यहाँ पे जो वर्क निकला था वर्क को वापस कर रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे थर्मोकपल लगा देते हैं, ठीक है, जो हीट का वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखा गया, मान लीजिए 300 किलो जूल है ना, ये क्या हुआ ना, इतना एकदम इंसुलेट करके बियरिंग में फ्रिक्शन हटा के ये सब देखा गया ना, लगभग देखा गया लगभग 100% जो था वर्क वो हीट में कन्वर्ट हो गया। ये क्लियर है कि साइंटिफिकली है सर। साइंटिफिकली है, मगर देखिए ये 100% का मतलब इतना था, साइंटिफिकली देखा जाए ना 92% आया, ठीक है, ये किया है। मगर जब हम लोग हीट को जब वर्क में कन्वर्ट किया ना, तो इसका एफिशिएंसी 60% आता था लगभग। तो साइंटिस्ट बोला तो क्या हुआ, देखिए ये क्लोज टू आइडियल है कि नहीं, मानते 100% है नहीं, मगर क्लोज टू आइडियल है ना, तो बोला। इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या किया, इसको एज अ रेफरेंस माना कि देखिए ये इतना 92 है, कम से कम 100 के करीब, तो इसको मान लो ये वर्क को हम लोग पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये हाइपोथेटिकल है, मगर आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग इसलिए देखिए, इसलिए हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोले, क्योंकि 100% कन्वर्टेबल नहीं है। मगर जो वर्क है इसको हाई ग्रेड एनर्जी इसलिए बोले, दो कारण है। तो वर्क का ही हम लोग काम, हम लोग हर चीज तो वर्क ही चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी उससे हम कन्वर्ट करते हैं, फैन चलाने में वो भी वर्क। मतलब जो भी वर्ल्ड में जितना काम हो रहा है, मैक्सिमम काम के लिए हम लोग क्या चाहिए, वर्क चाहिए, हीट उतना नहीं चाहिए। हीट सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ गर्म करने के लिए कोई भी चीज। मान लीजिए कि ठंडे के मौसम में क्या है, पानी गर्म करते हैं, उस समय हीट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए
आपको जो हीट कन्वर्जन बहुत कम चीज में होगा, मगर वर्क कन्वर्जन जो है ना ये मैक्सिमम चीज में होगा। इसलिए जो साइंटिस्ट ने बोला, जब प्रैक्टिकली यूज देखा भी गया, ये बोला कि हीट को हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मगर वर्क को लगभग 100% में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, देखिए क्या, देखिए हीट इज कंसिडर्ड एट लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज कंसिडर्ड एट हाई ग्रेड एनर्जी। देखिए complete conversion of heat into work is not possible। मतलब हीट को हम लोग वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। ये क्लियर है कि नहीं, ये लाइन? यस सर। यस सर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब दो चीज आते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पूरा अंदर तक जा चुके हैं। अब आता है हीट रिजर्वायर। रिजर्वायर को कोई बता सकता है? आप उनको पढ़े होंगे टिफिन में, रिजर्वायर क्या होता है? पढ़े कि नहीं? रिजर्वायर क्या होता है? डैम, रिजर्वायर, ये सब पता है कि नहीं? वो पानी को स्टोर। हाँ, रिजर्वायर क्या था? स्टोरेज। हाँ, जब पानी, जैसे डैम है, डैम भी क्या है, रिजर्वायर है कि नहीं? यस सर। उसमें क्या हम स्टोर करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं कि नहीं? कहाँ पे? हाई लेवल पे करते हैं ना, हाई एलिवेशन पे। मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, तो फिर वहां से उसका एनर्जी आता है, यहाँ पे टरबाइन रहता है, उसको घुमाता है। ठीक है, तो डैम क्या है? ये भी एक रिजर्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हीट रिजर्वायर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है। हीट रिजर्वायर तो नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, इसमें क्या स्टोर हुआ होगा? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये सोर्स, मान लीजिए हीट का सोर्स है, मतलब इसमें पूरा अंदर आग लगा हुआ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हीट का सोर्स, हीट रिजर्वायर क्या होता है? इससे हम लोग इनफाइनाइट हीट ले सकते हैं। ठीक है, हीट रिजर्वायर का मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा हीट है ना, इसमें से हम जितना मन उतना हीट ले सकते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखना है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा कि नहीं रिजर्वायर का? मान लीजिए यहाँ पे है तो कुछ हीट है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब इसमें से जितना भी हीट निकाल लीजिए ना, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा हीट है ना, इसका हीट कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे डैम में पानी है, ठीक है, क्या होता है, पानी निकल जाता है तो इधर से आते भी तो रहता है, हमेशा स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है, जब जरूरत पड़ता है यहाँ से निकलते रहता है। ठीक है, तो उसी तरीका का ये हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर क्या है? कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम जितना भी हीट निकालें, इनफाइनाइट मान के चलिए इसमें से हीट निकालते रहे, मगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्या है हीट रिजर्वायर? यस सर। ठीक है, आप देखिए हीट रिजर्वायर जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट सोर्स, एक को बोलते हैं हीट सिंक। सोर्स का मतलब क्या है, इसको पता होगा। सोर्स मतलब क्या होता है? जहाँ से कोई चीज का स्टार्ट हुआ उसको सोर्स बोलते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए वैसे ये हम मान के चले थे, यहाँ से हम हीट ले रहे थे, क्या हीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है निकलना, इसको बोलेंगे हीट सोर्स। ठीक है, और इसका मान लीजिए टी टेम्परेचर था, और ये टी एस है सोर्स का टेम्परेचर, नहीं इसको मान लेते हैं टी एस ओ सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए आप इसको कभी भी जाके चेक करिएगा ना, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो हमेशा एसओ रहेगा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? जितना भी हीट इससे निकालते रहिएगा, ये मतलब मान के चलिए एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जिससे हम जितना, जैसे सन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है हीट सोर्स का, सन है। सन से हम लोग को एनर्जी आता है कि नहीं? किसके रूप में आता है? हीट के रूप में आता है कि नहीं? यस सर। यस मगर सर। मगर सन का टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट रहता है कि नहीं? कभी लगा कि 10 साल के बाद अरे यार ये तो आज सन बड़ा कम गर्मी दे रहा है, ऐसा तो नहीं लगता है? नहीं सर। हमेशा लगभग कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। तो हीट सोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका सन। क्लियर है कि नहीं? इसका देखिए टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, मगर इसमें से आप जितना भी हीट निकालें। सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब क्या हो सकता है? सिंक किसको बोलते हैं? सिंक जैसे बोलते हैं डुबाना, सिंक नहीं बोलते हैं, सिंक हो गया। यस सर। यस इसमें कुछ क्लियर हो रहा है? इसमें कुछ डूब रहा है, क्या डूब रहा है? हीट। हीट। यस सर। देख कैसे डूब रहा है, देखिए इसमें हीट आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसमें डूब जा रहा है। जैसे इसमें से हीट निकला ना, सोर्स से हीट निकला,
तो सिंक में क्या होगा, यहाँ पे हीट आया, क्लियर है कि नहीं। सेम इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए इसका शुरू में टेम्परेचर ऐसा ही था, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद भी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ऐसा ही सिंक। क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे सेम ये चीज है, सेम वो चीज है, ये क्या करता है, हीट देता है और ये हीट देता है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। इसका कोई एग्जांपल बता सकता है, दिमाग लगा के थोड़ा सा। इसका क्या, जैसे इसका सन एग्जांपल है, इसका कोई एग्जांपल आप क्या, अर्थ, गुड, और एक एग्जांपल, अर्थ भी एक एग्जांपल है। बहुत अच्छा देखिए। मून सर। हाँ? अरे थोड़ा, आप थोड़ा अर्थ में ही रहते हैं हम लोग, मून आपके जुपिटर भी तो हो जाएगा, थोड़ा अर्थ के अंदर वो रहते सब हैं। हाँ? देखिए इसका एग्जांपल है रिवर। रिवर समझ रहे हैं, रिवर क्या होता है, जी सर। नदी। नदी जी में सर। क्या है, यस आप इसमें कितना भी गर्म पानी डालते रहिए, आप क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं जो सर। पानी आया उसका लेवल टेम्परेचर सेम रहता है, वो क्या है, हीट सिंक यस होता है। देखिए हम इसका एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि देखिए पावर प्लांट में क्या होता है, देखिए आपको हम थोड़ा सा पावर प्लांट का ओवरव्यू देते हैं। जैसे पावर प्लांट, देखिए पावर प्लांट में ये क्या लगा हुआ, बॉयलर, ठीक है। बॉयलर से क्या होगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे टरबाइन, ठीक है, टरबाइन से क्या होगा, यहाँ पे स्टीम निकला, स्टीम इसको दिए और ये स्टीम यहाँ पे दिए। अब जो स्टीम निकला इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडेंसर होता है, ठीक है, कंडेंसर में डाल देते हैं और फिर यहाँ से फिर जो वाटर निकला फिर वापस बॉयलर में रिसाइकिल। देखिए क्या, तो बॉयलर कैसा एग्जाम्पल है, देखिए ये कैसे एग्जाम्पल, हीट सोर्स है। हीट सोर्स अभी क्या पड़े थे, इसमें तो हम हीट दे सकते हैं, देते हैं कि नहीं, बॉयलर से, बॉयलर क्या हीट देता है कि नहीं देता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, हीट जाते, तो बॉयलर किसका, हीट सोर्स का एग्जाम्पल। और ये देखिए कंडेंसर, कंडेंसर में क्या है, स्टीम है, इसमें कुछ हीट है, ये इसमें जाके इसको डिपोजिट कर रहा है। और देखिए कंडेंसर, रियल लाइफ में कंडेंसर किसको बोलते हैं पता है, पावर प्लांट में बता रहे हैं। यहाँ पे कंडेंसर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिवर लगा देते हैं। क्या होता है, जो टरबाइन से जो स्टीम निकलता है ना, देखिएगा आप लोग मैक्सिमम जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट जानते हैं कि नहीं, क्या होता है थर्मल यस पावर सर। प्लांट। जी सर, जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न की जाती देखिए है। एनर्जी तो, देखिए इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, कोल का यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल का यस मतलब कोल, कोल एनर्जी, कोल से हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर भी सिचुएशन होगा ना, आप अपने अगल बगल देखिएगा, तो थर्मल पावर प्लांट के अगल बगल में जरूर देखिएगा एक नदी बहता होगा या पॉन्ड होगा बहुत बड़ा, ठीक है। क्यों है, क्योंकि क्या करता है, जो टरबाइन से जो हीट निकलता है ना, उसको इसमें रिवर में डाल देते हैं, ठीक है। समझ में आया, तो रिवर कैसा है, हीट सिंक के जैसा काम करता है। थोड़ा मोड़ा क्लियर है कि नहीं। ये अभी हम लोग पावर प्लांट भी पढ़ना है, ठीक है, ये पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, ये हमें नेक्स्ट मतलब जब पावर प्लांट आएगा तो ये, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हीट सोर्स, हीट सिंक क्या होता है, ठीक है। देखिए यस सर। यस सर। सप्लायर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर सोर्स, समझे, जो हीट सप्लाई करता है अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते हुए। सिंक क्या है, सिंक कोई बता सकता है क्या था सिंक। सर उसमें कितना भी हीट हीट देंगे एब्जॉर्ब करता है सर, हाँ देखिए, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हाँ एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यस सर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए आज इतने तक क्लास रखा जाए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कुछ समझ में आता है कि नहीं, 10% मानते तो अच्छा होता बहुत है, कुछ समझ में आता है। आता है, बहुत आता है। ठीक है ना। देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जितना हो सके उतना सही करें, मगर आप लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि जो, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे जो नोट्स है उसको थोड़ा सा ये करिए। अब अगले क्लास में सर कुछ सर क्लास क्लास का लिंक क्लास से थोड़ा देर पहले ही दीजिएगा सर, एक दिन पहले मत दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए देने का मतलब नहीं है, देखिए टाइम तो आप लोग का फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे जो टाइम टेबल है फिक्स, हम बस इंफॉर्मेशन के लिए दे देते हैं एक दिन पहले, मगर ठीक है अब हम 1 घंटा पहले डालेंगे, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। अटेंडेंस लगाइए और फिर नेक्स्ट क्लास 1:30 में सॉल्व, ठीक है, सेम लिंक। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।